बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टैकल करने की कोशिश की है। आज के दौर में हमारे क्लिनिकल ट्रायल में डेली बेसिस पे ऐसे पेशेंट रिपोर्ट होते हैं, उनकी ये कंप्लेन होती है, डॉक्टर साहब जैसे ही सर्दी शुरू होती है मुझे एक तो सर्दी बहुत लगती है। तो हम कहते हैं सर्दी है तो सर्दी लगेगी, लेकिन वो कहते नहीं मुझे ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी लगती है, मुझे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल का मसला है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ओवरवेट भी हूँ, मेरे हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, जहाँ हाथ रखती हूँ वहीं रह जाता है, जहाँ पे मैं हाथ उठाता हूँ तो ऊपर नहीं जाता, अगर बंद करता हूँ तो भी पेन होती है। फिर ऐसे लोग भी आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने जूता पहना होता है या पहना, कुछ लोग ऐसे मेल और फीमेल दोनों रिपोर्ट होते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा जूता उतर जाता हमें पता नहीं चलता, पाँव के नीचे वाला हिस्सा काम ही नहीं कर रहा, उंगलियों के जो पोरे हैं ये सुन्न हुए हुए हैं, यहाँ पे जलन होती है, बर्निंग होती है, नमनेस होती है, इचिंग है। इस तरह ऐसे लोग भी आते हैं जो मर्द हजरात होते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब जब से मुझे शुगर हुई है मेरी ज़िंदगी बेमज़ा हो गई। हमने कहा क्या हुआ? तो कहते हैं सर मेरी जो अज़वाजी ज़िंदगी, अज़वाजी ताल्लुकात हैं वो मैं बरकरार ही नहीं रख पाता, क्योंकि मेरे माइंड में ऐसी चीज़ें आती ही नहीं और शुगर ने मुझे बर्बाद कर दिया। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज मैंने जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, दावत दी है, डॉक्टर कैसर फ़ारूक, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ का। जब भी आप रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ के ऊपर आप गूगल करते हैं एआई के थ्रू, या आप किसी भी तरह सोशल मीडिया के जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं उनको जब आप सर्च करते हैं तो डॉक्टर कैसर फ़ारूक उसमें सफ़े अव्वल में पाए जाते हैं। आज हमने उनको मदऊ किया और कोशिश करेंगे इन सारे सवालात के जवाब जो है वो आप लोगों तक डिलीवर करने की कोशिश करें। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सर, आपके इंट्रोडक्शन का और इनवाइट करने का भी। सर आपकी मोहब्बत है, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी कि आज हम थोड़े से लेट भी हो गए। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि शुगर के मरीज़ों को कमज़ोरी होने की वजूहात क्या है? सर इसमें यह है कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं ना, उनकी कमज़ोरी मुख्तलिफ नोयत की होती है। ठीक है। एक तो कमज़ोरी बड़ी ब्रॉड टर्म है, एक तो नफ्सियाती कमज़ोरी है और एक जिस्मानी कमज़ोरी है। ठीक है। नफ्सियाती कमज़ोरी ये है कि एक तो शुगर जब अनकंट्रोल रहती है, मुसलसल शुगर के लेवल बढ़ते रहते हैं, ठीक तो है। उसकी वजह से उनका वेट लॉस हो जाता है, वज़न काफ़ी कम हो जाता है। तो उसकी वजह से भी वो अपने आप को, जब लोग उन्हें कहते हैं या शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो नफ्सियाती तौर पे भी अपने आप को वीक फील करते हैं। ठीक है। दूसरी उनकी कमज़ोरी की वजह, जैसे पट्ठों के पट्ठे कम हो जाते हैं, मसल लॉस होता है शुगर अनकंट्रोल रहने की वजह से, या शुगर की कुछ दवाइयों की वजह से, जिसमें मेटफॉर्मिन है, एम्पाग्लिफ्लोजिन है, या जो अभी नए फार्मूले आए हैं जिसमें सीमाग्लूटाइड है, ये वैसी मसल मैस काफ़ी कम कर देती है, तो जिसकी वजह से भी वीकनेस का एहसास होता है। किसी भी इंसान की जब शुगर लेवल वैसे कंट्रोल रहें, वो भी ये प्रॉब्लम लाते हैं, दवाइयाँ अपना वो रोल प्ले करती हैं। नफ्सियाती तौर पे शुगर हर टाइम चिचड़ा, उकताहट, मूड ख़राब, नींद की ख़राबी, तो उसकी वजह से कमज़ोरी और एनर्जी लेवल डाउन ही हर टाइम रहता है। तो उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ है कि वो अपनी शुगर को कंट्रोल करें, अपने पट्टे मजबूत करने वाली वर्जिशें करें, ताकि वो अपनी कमज़ोरी को ठीक कर सकें। और कुछ लोग डाइट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म में जाके डाइट भी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी उनका वेट लॉस हो रहा होता है। और सम टाइम कुछ और मेडिकल कंडीशंस भी साथ एग्जिस्ट कर रही होती हैं जो वीकनेस का सबब बन रही हैं, जिसमें विटामिन डी की कमी है, वो पट्टे और हड्डियों की दर्दें करा रही होती है। इसके अलावा थायराइड का प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर सकता है, जिसमें हाइपोथायराइडिज्म सर-ए-फहरिस्त है। तो ये प्रॉब्लम्स भी वीकनेस का सबब या कमज़ोरी का सबब बन सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, शुगर के मरीज़ों की हमने देखा है कि उनको रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, फिर CKD, DKD, इस तरह के मसाइल शुरू हो जाते हैं। चूँकि आप एक्सपर्ट हैं रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ के, तो क्या ये चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं? सर शुगर का ये है कि टाइप 2 की बात करें या टाइप 1 की, जो एक दफ़ा प्रॉब्लम वो ला देती हैं, हम बात करते हैं रिवर्सल की उस टाइम तक कि जब आपको ये कॉम्प्लिकेशंस ना हुई हो। ठीक है। लेकिन सम टाइम शुगर की वजह से अगर आपको किडनी की दायमी बीमारी हो गई है, गुर्दे की, जिसमें CKD लेबल किया जाता है, तो वो अगर आपने शुगर रिवर्स तो कर लेंगे या उसको अच्छा कंट्रोल कर लेंगे, तो मजीद प्रोग्रेशन को आप रोक सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो आपका क्रेटिनिन एक दफ़ा बढ़ गया है
तो आप डायबिटीज़ रिवर्स करेंगे तो वो आपका टोटली रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। बहुत कम केसेस हैं, 30% लोगों में समटाइम क्रिएटिनिन बड़ा भी हो तो वो रिवर्स हो सकता है CKD 3 तक। ठीक है। जैसे CKD 3 क्रॉस करती है तो फिर गुर्दे की वो दायमी बीमारी परसिस्ट करती है, लेकिन उनकी शुगर कंट्रोल होने से ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि मज़ीद प्रोग्रेशन रुक जाती है। न्यूरोपैथी की भी बात करें तो न्यूरोपैथी अगर अर्ली स्टेज पे है तो फिर तो उसको रोका जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है विद प्रॉपर मेडिकेशंस, प्रॉपर डाइट प्लान से। लेकिन अगर किसी के एडवांस्ड फॉर्म में आ जाए तो फिर मज़ीद प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, जो प्रॉब्लम आ चुका है वो वहीं रहता है। इसी तरह रेटिनोपैथी के हवाले से भी है। ठीक हो गया, यानी जो डैमेज हो गया उससे मजीद आगे नहीं हो सकता अगर आप रिवर्सल पे चले गए। बिल्कुल ऐसा लेकिन ही जो है। हो गया उसका ट्रीटमेंट जरूरी है। वो स्टॉप किया जा सकता है कि उसको वहीं रोका जाए। ठीक है। सपोज किसी का किडनी का CKD 3 आ गए हैं, अगर वो शुगर को रिवर्स कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, प्रॉपर अच्छा उसका मैनेजमेंट कर लेते हैं तो वो आगे प्रोग्रेशन रुक जाएगी। ठीक है। बजाय वो CKD 3 से 5 तक जाए और डायलिसिस पे जाए, वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। इसी तरह किसी के पाँव जल रहे थे, सुन्न हो रहे थे, अर्ली स्टेज में थे तो वो तो टोटली रिवर्स हो जाएंगे। लेकिन अगर उनकी न्यूरोपैथी एडवांस हो गई है जिसमें उनको बिल्कुल महसूस होना ख़त्म हो गया है तो और उनको ज़ख़म बनना शुरू हो गए तो फिर वो मज़ीद होने से रोके जा सकते हैं। अगर किसी का पाँव सपोज काला हो चुका है, जो एम्पुटेशन वाला है, वो शुगर रिवर्स कर भी लेता है तो जो फिलहाल प्रॉब्लम आ गया उसको ट्रीट करवाना ज़रूरी होता है। और वो जो है ना उसकी एम्पुटेशन होगी। उसकी एम्पुटेशन तो डेफिनेटली होगी। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये शुगर के मरीजों में हेयर और नेल ये दोनों ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं या कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, इनको बचाओ, इसका बचाव कैसे मुमकिन है? जो सारी खूबसूरती है ना, जनाना या मर्दाना, वो भी शुगर के साथ कनेक्टेड है। लाइक शुगर आपकी अनकंट्रोल रहती है तो हेयर लॉस हो जाना, बेसिकली मर्दों में टेस्टोस्टेरोन की कमी करवा देती है। ठीक है। मेल पैटर्न बाल्डनेस भी इसकी वजह से आ सकती है और वैसे भी आपके बाल गिरना शुरू हो सकते हैं। सेकेंडली जो आपके नेल्स हैं, यानी कि जो आपके नाखून हैं, उनकी भी आपकी नशो नुमा के लिए, जैसे बहुत सारे पेशेंट को इन्फेक्शन बार बार नाखून की वजह से, इसमें फंगल इन्फेक्शन सबसे टॉप पे आता है, वो भी अनकंट्रोल शुगर की वजह से होता है। ठीक है। अगर आपको बाल गिर रहे हैं, नाखून ख़राब हो रहे हैं तो सबसे पहले तो शुगर के लेवल्स को ठीक करें, अपनी फास्टिंग रैंडम को विद इन रेंज लेके आएँ, अपना HbA1c कंट्रोल में करें तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ वाइटामिन सप्लीमेंट डेफिनेटली इसमें हेल्प करते हैं, जिसमें बायोटिन है, जिंक है, वो भी आपके बालों के लिए और आपकी नेल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो फिर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि वो डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल की जाए जिनसे ये नेचुरल चीज़ें मिल सकें या हमें कोई सप्लीमेंट इसके लिए देने की ज़रूरत है ताकि ये चीज़ें बेहतर की जा सकें। ठीक होगा। अच्छा सर, हमने ऐसे कई पेशेंट अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखे हैं कि पेशेंट आता है, वो कहता है मेरी शुगर भी नॉर्मल है, HbA1c भी नॉर्मल है, मुझे कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे हाथ पाँव के अंदर बर्निंग होती है, जलन होती है, साड़ पड़ता रहता है, इसकी क्या वजूहत है? ये भी बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है, लोगों की कंप्लेन जो जलने वाली है। सबसे पहले तो ये है कि अक्सर लोग शुगर को कंट्रोल करना ना समझते हैं कि हमारी शुगर कंट्रोल है, नंबर्स कंट्रोल है। बेसिकली नंबर कंट्रोल उन्हें फास्टिंग रैंडम, चाहे उसके लिए 5 दवाइयाँ ले रहे हों, इंसुलिन लगा रहे हों, तो उससे समझते हमारा HbA1c ठीक हो गया, फास्टिंग रैंडम ठीक होगी तो हमारी शुगर कंट्रोल है। एक्चुअल हकीकत इसके मुख्तलिफ है। ठीक है। अगर आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में ज़्यादा है और आपके शुगर लेवल कंट्रोल में भी है तो आपकी बीमारी वहीं की वहीं है। अक्सर लोगों में ये जो इसको दूसरी तरफ ले लेते हैं, अक्सर लोगों की शुगर ठीक आ रही होती है, HbA1c ठीक, उनको हार्ट अटैक हो जाता है, फालिज का अटैक हो जाता है, गुर्दे की प्रॉब्लम आ जाते हैं। दरअसल वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल नहीं होती, जिसकी वजह से एक तो उनको ये प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। दूसरा सवाल ये है कि न्यूरोपैथी जिसकी आप बात कर रहे हैं, लोगों को जलने का प्रॉब्लम आता है, इसमें मेजर वजह यह है कि समटाइम डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल है, चाहे आपने उसको रिवर्स भी कर लिया तो उसकी सेकेंडरी कॉजेज़ को भी देखने की ज़रूरत है। समटाइम कुछ लोगों में स्ट्रेस एंग्जाइटी भी आपके हाथ पांव जलने का सबब बनती है, उससे भी जलन वगैरह हो सकती है। कुछ मेडिकेशंस आप ले रहे होते हैं किसी और मसले के लिए तो वो भी हाथ पांव जलने का सबब बनती हैं। इसके अलावा विटामिन B12, अगर आपने मेटफॉर्मिन लंबे टाइम से ले रहे थे ग्लूकोफेज की फॉर्म में या किसी और कॉम्बिनेशन में भी ले रहे थे तो B12 की कमी का सबब बनती है, उसके साथ भी हाथ पांव जल सकते हैं। इसके अलावा एक शुगर की पेचीदगी है जिसमें बाकी बीमारी भी शामिल है, लेकिन समटाइम शुगर के साथ भी आती है, वो कार्पल टनल सिंड्रोम है। जी बिल्कुल। जिसमें रात में आप सोए होते हैं तो एकदम आपके हाथ सुन्न हो जाते हैं, आपको उठ के अपने हाथों को हिलाना पड़ता है, फिर जाके आपके हाथों को रिलीफ आता है। तो ये भी डायबिटीज़ की वजह से होती है, जिसमें बेसिकली आपकी एक नर्व होती है जिसे मीडियन नर्व कहते हैं, वो आपकी कंप्रेस होती है, उस पर प्रेशर पड़ता है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो जिसकी वजह से भी आपके हाथ सुन्न हो सकते हैं। और सम टाइम आपके अगर गर्दन के प्रॉब्लम्स हैं, पट्ठों का खिंचाव है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है जिसमें एडवांस एज में आपकी पट्टे खिंचना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके हाथ सुन्न हो सकते हैं। लेकिन डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है और डायबिटीज़ के बगैर भी ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक हो गया सर। जैसे कि आपकी डुअल स्पेशलिटी है
तो शुगर के जो है वो जॉइंट के ऊपर भी असर डालती है, जोड़ों की बीमारी भी पैदा कर सकती है? बहुत खूबसूरत सवाल किया। इसमें यह है कि डायबिटीज़ का जोड़ों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। अक्सर शुगर के पेशेंट में जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो एक तो फ्रोज़न शोल्डर है। फ्रोज़न शोल्डर वाला पेशेंट हार्ट वाले डॉक्टर के पास भी जाएगा, वो फालिज वाले डॉक्टर के पास भी जाएगा। अक्सर लोगों को जब पेन होती है कंधे में, कंधा उठ नहीं रहा, वो समझते हैं फालिज का अटैक नहीं कहीं हो गया। ठीक है। या लोगों को दर्द हो रहा है कंधे में, समझते हैं कहीं हार्ट का अटैक तो नहीं हो गया, लेकिन वो प्रॉपर फिर मुआयना करने में पता चलता है ये तो सिर्फ फ्रोज़न शोल्डर था। ठीक है। और फ्रोज़न शोल्डर किसी को हो जाता है जिसमें कंधा जैम हो गया, हरकत नहीं कर रहा, कमीज़ पहननी मुश्किल है, लेटना मुश्किल है, करवट लेना बड़ी मुश्किल है, डिपेंडेंसी आपकी दूसरों पे चली जाती है। तो फ्रोज़न शोल्डर के लिए भी ट्रीटमेंट में नंबर 1 चीज़ वही शुगर का कंट्रोल प्लस कुछ फिजियोथेरेपी इसमें हेल्प करती है। और फिर हमारे जैसे डॉक्टर फिर इसमें टीके भी लगाते हैं कि स्टीरॉयड के इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं जो कि सोजिश को कम करने के लिए। इसके अलावा जो और कॉम्प्लिकेशंस है उसमें ट्रिगर फिंगर एक प्रॉब्लम होता है। डायबिटीज़ के पेशेंट में अक्सर जब मुट्ठी खोलते हैं एक आध उंगली उनकी पीछे रह जाती है, अक्सर परेशान भी होते हैं इस बेचारी को क्या हो गया। तो डॉक्टर को भी समटाइम समझ नहीं आती, जिन्होंने नहीं इस तरह के पेशेंट देखे होते, उसमें यह कि आपको उंगली ऊपर करके उठानी पड़ती है। तो ये ट्रिगर फिंगर भी डायबिटीज़ की वजह से होती है। इसके अलावा एक डुपोट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर बन जाते हैं, आपकी हाथों पे सख्ती आ जाती है आपकी जिल्द की, ये भी डायबिटीज़ की वजह से। कार्पल टनल सिंड्रोम की बात की। इसके अलावा जो सबसे कॉमन है वो पट्ठों का खिंचाव और पट्ठों की कमज़ोरी, ठीक है, बेसिकली जिसे हम सार्कोपीनिया भी कहते हैं, ये भी डायबिटीज़ की वजह से है, शुगर की वजह से है कि आपका पट्ठों का मैस कम हो जाता है। और एक प्रॉब्लम आता है डायबिटिक अमायोट्रोफी। इसमें ये होता है कि आपको खड़े होने में मुश्किल पेश आती है, आपकी जो थाइज़ के मसल हैं, यानी कि जो आपके थाइज़ यानी कि मसल कमज़ोर हो जाते हैं, आपसे खड़े होने में मुश्किल पेश आती है, चलने में मुश्किल पेश आती है, ये भी डायबिटीज़ की वजह से होती है। इसके अलावा किसी को अगर गैंठिया की मर्ज़ है, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस कहा जाता है, उनमें प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी वो बीमारी भी कंट्रोल नहीं रहती अगर उनको साथ में डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ बाकी बीमारियों पर भी अफेक्ट करती है और अपने प्रॉब्लम्स भी जोड़ों और पट्ठों पर लेके आती है। ठीक है, जोड़ों के ऊपर डायरेक्टली इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे कि हम देखते हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी के साथ साथ जब मरीज़ आता है तो मरीज़ चूँकि हमारा लेमैन होता है उसको एक्सप्लेन नहीं करना आता, वो कहता मैनू मर्दाना कमज़ोरी भी नाल हो गई। तो शुगर का मर्दाना कमज़ोरी से क्या लिंक है? शुगर जैसे हमारे पेशेंट बेचारे समटाइम इस बीमारी से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। प्रॉब्लम ऐसे ही है जैसे आपको खून की शरियानें, मतलब बेसिकली ये माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़ है जो खून की शरियानों को अफेक्ट करती है, चाहे वो दिल की शरियानें हों, चाहे दिमाग की शरियानें हों, चाहे गुर्दों की तरफ जाने वाली हैं या आँखों की तरफ जाने वाली। सेम इसी तरह आपके जो मर्दाना पार्ट है उसकी तरफ भी जो जाने वाला, यानी कि जो वेसल्स हैं, खून की शरियानें हैं, उसकी बहाव खून की फ़्लो कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के प्रॉब्लम्स आते हैं, मर्दाना कमज़ोरी के प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसमें इज़्दिवाजी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। ये भी दरअसल डायबिटीज़ की वजह से आ रही होती है। दूसरा मैंने अभी हाईलाइट किया था टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, वो भी डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहती है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी कम हो जाते हैं, जिससे लोगों को लिबिडो वाली कैफियत हो जाती है, ख्वाहिश ही ख़त्म हो जाती है कि वो अपना जो प्रॉपर काम करना है वो भी भूल जाते हैं बेचारे, या दिल नहीं चाह रहा होता। उसकी वजह डायबिटीज़ उनकी ये वाला लाइफस्टाइल भी कमज़ोर करती है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब ये कंप्लेन भी हमारी है, इसके लिए क्या आप करेंगे। नॉर्मली लोग बहुत सारी दवाइयाँ भी इस्तेमाल, मेरा उनको होता है कि आप शुगर ठीक करें, ये आपको ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और 90% लोगों के मसले डायबिटीज़ रिवर्स करते हैं, शुगर कंट्रोल अच्छा करते हैं, विदाउट मेडिकेशन पे जाते हैं और लाइफस्टाइल ठीक करते हैं, तो ये चीज़ उनकी मेजॉरिटी की ठीक हो जाती है। और इसके अलावा एक और पहलू इसका है, वो है साइकोलॉजिकल, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा है। कुछ लोगों को शुगर हालांकि अर्ली स्टेज पे होती है, स्टार्ट हो रही होती है, लेकिन उन्होंने सुना होता है कि ये बीमारी हमारी इस तरफ भी अफेक्ट करती है। उसकी वजह से ना उनकी जो दिमाग की कैफियत है ना, वहाँ कमज़ोरी आ जाती है, जिसकी वजह से उनके सारी परफॉर्मेंस और सारी चीज़ें ना डाउन चली जाती हैं। उनको दरअसल अपने दिमाग को भी थोड़ा सा ताकत देने की ज़रूरत है, कि थोड़ी दिमाग की कैफियत को संभालने की ज़रूरत है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को कम करने की ज़रूरत है, तो वो उनकी आधी चीज़ें उसी से ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, इसके लिए कोई मेडिकेशन जब हम देते हैं तो क्या वो फॉर लाइफ होती है, पूरी ज़िंदगी खानी पड़ती है दवाई, या वक्ती तौर पे दवाई लेते हैं आप मर्दाना कमज़ोरी के? देखिए, इसमें कुछ तो वाइटामिन हैं, सप्लीमेंट्स हैं, जो कि ओवरऑल आपको एक हेल्प कर सकते हैं, जो कैफियत को थोड़ा सा ताकत की बात कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जो इसमें आपका खून का असल में वो दवाइयाँ बनी किसी और मसले के लिए थी।
एक प्रॉब्लम होता है जिसे हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं, ये कॉमनली रोमाटोलॉजिस्ट भी देखते हैं। जी नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो डॉक्टर कैसर फारूक हमारे साथ मौजूद होंगे, मज़े की गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम और आज हम बात कर रहे हैं कि सर्दियों में शुगर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि सर्दियों के अंदर बेशुमार ऐसे मसाइल होते हैं कि आपको वॉक वगैरह और बाकी से जो आपका खाना पीना, उठना बैठना, रहना सहना, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने काफ़ी बातें की, लेकिन अब हम सेकंड टर्म के अंदर जब जा रहे हैं तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि इसको मज़ीद अच्छे तरीके से जो है वो इसको एक्सप्लेन करें। अच्छा सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे मर्दाना कमज़ोरी की, फिर उसके साथ जो मेडिसिन होती है वो कंटिन्यू लेनी पड़ती है, तो इसकी वजूहात और इसको किस तरह हम दरअसल जो दवाई मैंने बात कर रहा था कि मर्दाना कमज़ोरी में नॉर्मली इस्तेमाल हो रही हैं, अब तो बल्कि पाकिस्तान में भी अब प्रॉपरली वो लॉन्च हो गई हैं। जी, पहले तो वो चोरी छुपे चल रही होती थी या ब्लैक मार्केट के ज़रिए आ रही होती थी। अब तो बाकायदा रजिस्टर वो बाकायदा FDA रजिस्टर्ड हो गई हैं या पाकिस्तान में वो प्रॉपर उनका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, असल में वो दवाइयाँ बनी किसी और मसले के लिए थी। ठीक है, वो बनी थी आपकी जो शरियाने फेफड़ों को जारी होती हैं उनको डायलेट, बेसिकली उनको डायलेट करने के लिए। ठीक है, जो प्रॉब्लम होता है उसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। बहुत सारी बीमारियों की वजह से वो एक प्रॉब्लम आ रहा होता था, तो वहाँ से रिपोर्ट हुआ कि उन पेशेंट को इस तरफ भी फ़ायदा होना शुरू हो गया, ठीक, यानी कि मर्दाना उनकी कमज़ोरी या ताकत में बेहतरी आना शुरू होगी। तो वो दवाई फिर उन लोगों ने रिपोर्ट की तो वो दवाई इस तरफ भी यूज़ होने लग गई। ऐसी दवाइयाँ वैसे मैं नॉर्मली लोगों को कहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, इसका सम टाइम आपको हेडेक बहुत ज़्यादा करा सकती हैं, आपका ब्लड प्रेशर बहुत डाउन कर सकती हैं। और अगर आप दिल के मरीज़ हैं और आप दिल की कुछ दवाइयाँ जिसमें नाइट्रेट्स फैमिली शामिल है वो ले रहे हैं, तो ये दवाई अगर आप लेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। अगर आपने इस्तेमाल करनी भी है और आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉपर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके लें। ठीक है, किसी स्टोर वाले भाई के मशवरे से ना ले लें, बजाय आप अपने सम टाइम इमरजेंसी में पाए जाएं, किसी और प्रॉब्लम में फंस जाएं, तो किसी माहिर डॉक्टर के मशवरे से ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करें। वैसे तो इस्तेमाल ना करें, जो मसला है उसको ट्रीट करें। सपोज आपको शुगर का मसला है, शुगर को पहले पकड़ें फिर इस तरफ आएँ, लेकिन ये दवाइयाँ कभी कभार इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर के मशवरे से। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे कि मौसम बदलता है तो लोग ये समझते हैं शायद बीमारी की कैफियत भी बदल गई। सर्दियों में शुगर को कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका आपकी नज़र में क्या है? सर्दियों में एक्चुअली ना शुगर के मरीज़ समझते हैं कि हमारी दवाइयाँ काम नहीं कर रही या शायद गोलियों को भी ठंड लग गई है। असल में वो आपको खुद ही ठंड लगी होती है, जिसकी वजह से सर्दियों में एक तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है। चाय और जो गर्म स्नैक्स के तौर पे इस्तेमाल, चाय है, कहवा है, वो बहुत चल रहे होते हैं। उनके साथ फिर बिस्किट भी आ जाते हैं, फिर हलवे भी आ जाते हैं, तो वो शुगर ऑटोमेटिकली एक तो बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप नींद का प्रॉब्लम लोगों को, डिप्रेशन का ज़्यादा हो जाता है सर्दियों में, तो उसकी वजह भी विटामिन डी की कमी है। वो आपकी सूरज सन एक्सपोजर नहीं होता, विटामिन डी कम होता है, तो जिसकी वजह से भी आपकी शुगर लेवल पे अफेक्ट करते हैं। सर्दियों में अगर शुगर ठीक करनी है तो सबसे पहले आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी ठीक करें, यानी कि आप बेशक आप बाहर स्मोक फोक जो भी चल रहा है, आप घर पे कुछ थोड़ी बहुत हरकत ज़रूर कर लें। 15-20 मिनट, आधा घंटा कुछ मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं वो घर पे कर सकते हैं, या कोई वॉक वर्जिश घर पे करने की कोशिश करें। इसके अलावा डिहाइड्रेशन भी शुगर बढ़ाने का सबब बनती है, पानी की कमी। तो कम अज़ कम पानी, लोग डर से पानी नहीं पीते कहीं पेशाब ना आ जाए, तो पानी का भी मुनासिब इस्तेमाल करें ताकि वो भी शुगर को बढ़ावे का सबब ना बने। इसके अलावा विटामिन डी, अगर आपको डिप्रेशन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, तो विटामिन डी अपने डॉक्टर के मशवरे से वो साथ में लें ताकि आपको वो चीज़ भी साथ में करेक्ट हो, क्योंकि उससे भी शुगर बढ़ सकती है। और चौथे नंबर पे ये है कि डाइट में वो चीज़ें ना इतनी लें जो आपको पहले मना थी वो अब भी मना है। ठीक है, अगर हलवे आप बहुत ज़्यादा, गाजर के हलवा है या कोई और हलवे हैं, उस तरह की चीज़ें मीठी खाएंगे तो शुगर ऑटोमेटिकली आपकी स्पाइक करेगी। तो ये चीज़ें अगर अमल करते हैं आप तो शुगर आपकी ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इवन गर्मी सर्दी से फिर उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। सर, कुछ शुगर के मरीज जो है ना वो रात के टाइम दूध पीने के आदी होते हैं, क्या रात को पीने वाला दूध उनको नुकसान देता है? दूध एक्चुअली हमारे लोगों के ना जीन्स में फिट है। दूध का वो समझते हैं कि जब तक दूध नहीं ना पिया, बिल्ले की तरह दूध नहीं पिया तो नींद नहीं आनी। तो अक्सर लोग बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं कि दूध, डॉक्टर साहब ये चीज़ आप बाकी चीज़ें छुड़वा लें, दूध नहीं छोड़ना। दूध तो बड़ा हमारा इमोशनल है और हमारे घर का दूध है। दूध में एक्चुअली शुगर की बहुत सारी टाइप्स, उसमें एक किस्म है लैक्टोज, वो पाया जाता है जो कि शुगर पे इफेक्ट करती है। तो अगर आपने दूध पीना, अगर आपने सपोज रोटी चावल बहुत सारी चीज़ें मीठी भी खानी और साथ दूध का एक गिलास पिए, फिर तो आपकी शुगर बहुत ज़्यादा स्पाइक करेगी और आपकी फास्टिंग शुगर भी ज़्यादा आएगी। अगर आपकी शुगर लेवल ओवरऑल कंट्रोल में है तो फिर तो चले आप एक गिलास
पी लें, फिर थोड़ी सी वॉक वर्जिश साथ लाजमी कर लें। लेकिन अगर आपकी शुगर भी 250-300 पे रह रही है, साथ आप बाकी चीज़ें भी परहेज़ वाली नहीं कर रहे और दूध भी पी रहे हैं, तो फिर शुगर आपकी कभी कंट्रोल में नहीं आएगी। ठीक है। शुगर का मरीज़ सुबह के टाइम निहार मुँह दही का इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल जी, शुगर के मरीज़ दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर का बना हुआ। ठीक है। अगर बाज़ार का दही इस्तेमाल करेंगे, उसमें एक तो बहुत सारी एडिटिव चीज़ें ऐड ऑन हुई होती हैं। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनकी फास्टिंग शुगर के बाद रैंडम शुगर जो नाश्ते के बाद वाली वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी वजह ये है कि बाज़ार का दही शुगर को तबाह कर देता है। घर का बना हुआ दही इस्तेमाल करें, साफ़ सुथरा। आप घर पे, लोगों को आदत नहीं रही अब वो घर पे दही बनाने की, घर पे दही बनाएं। उसमें भी ये है कि आप पानी निकाल के मखमल का कपड़ा या कोई ऐसा कपड़ा ले लें जिससे पानी न चढ़ जाए उसका, तो उसको ग्रीक योगर्ट बना के इस्तेमाल करें। उससे आपके तो अंतड़ियों के हाजमे का प्रोसेस बहुत अच्छा होगा। उसमें से आपकी प्रोटीन आपको मिलेगी जो आपके ओवरऑल सेहत के लिए बहुत अच्छी है। आपके मसल्स के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है और कार्ब्स भी उसमें से कम हो जाएंगे। लेकिन बाज़ार के दही इस्तेमाल करेंगे तो शुगर आपको समझ नहीं आएगी कि सारे परहेज़ के बावजूद नीचे क्यों नहीं आ रही। तो दरअसल आप घर का दही इस्तेमाल करें, हाजमे में बेहतरी लाएगी, कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, अफारा गैस बेहतर होगी, तो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक होगा। सर, शुगर के मरीज़ों का ब्रेन गट कनेक्शन ख़राब क्यों होता है? ब्रेन गट है बेसिकली आपकी, इसमें भी पहले हम सुनते थे, बल्कि इस पे तो लगता था कि शायद ये लोग ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं कि डॉक्टर साहब गैस का गोला यहाँ से निकला, यहाँ से गया, दिमाग पे चढ़ गया। तो तब तो लगता था कि शायद ये एक मिथ है। लेकिन अब कुछ स्टडीज़ इस पे आ रही हैं, बल्कि जो लेटेस्ट रिसर्च है वो कहते हैं कि आपकी गट ही बेसिकली दिमाग को आपकी कंट्रोल करती है। ऐसे ही अगर आपके अच्छे बैक्टीरिया गट में सही काम कर रहे हैं, उनकी ग़िज़ा सही मिल रही है, उसमें अपने प्रोसेस फूड का इजाफा नहीं कर रहे, नींद स्ट्रेस सही है, तो आपकी दिमाग की हालत भी आपके गट के कंट्रोल में है। और अगर आपके हैप्पी हार्मोन्स जो हैं, जो अच्छे आपकी रतूबतें खारिज होती हैं, वो भी आपके गट की वजह से कंट्रोल होती हैं। सेरोटोनिन है या डोपामीन है, उसका भी करेक्शन इधर से ही है। हमारे लोगों का असल में सबसे ज़्यादा मसला ये है कि खाते इतना है कि सोचते नहीं है कि कल का दिन भी आना है। ये कनेक्शन मुकम्मल ही काट देते एक तो ये है कि अपने मैदे का और इसका ख्याल करें। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो दवाई लिखी जाने वाली है ना, वो ओमेप्राजोल, ये PPIs है। उसकी वजह यही है कि हमने खाना ऐसे है कि बस आखिरी खाना समझ के खाने में तनासुब सही रखें, वॉक वर्जिश करें, तो आपका मैदा ठीक, आपकी गट ठीक, अंतड़ियाँ ठीक, तो आपका दिमाग भी ठीक होगा। लेकिन उसको लोग दूसरी तरफ भी ले जाते हैं कि दिमाग ख़राब है इसलिए मैदा ख़राब है। असल में गट ही आपके इसको ब्रेन को कंट्रोल कर रही है। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये कहा जाता है कि अगर आपका पेट का साइज़ बढ़ रहा है या पेट ढोल की तरह फूला हुआ है तो लोग कहते हैं आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। तो सेंट्रल ओबेसिटी का कितना लिंक है शुगर ना कंट्रोल होने से? बेसिकली जो आपका घड़ा आपने पाला हुआ है ना, पेट आपने प्रेग्नेंट पेशेंट की तरह लग रहे हैं, या आप पीछे चल रहे हैं तो पेट आगे चल रहा है, कहीं बैठे हैं तो पहले पेट रखा है फिर बाद में खुद बैठे हैं। ये दरअसल आप मार्केट में जाएं, मस्जिद में जाएं, कहीं भी जाएं गेट टुगेदर पे, तो सबसे ज़्यादा ये हमें मर्दों में या ख़वातीन में ये चीज़ नज़र आती है। आपकी चर्बी जो बेसिकली आपके पेट के गिर्द जमा हुई हुई है, ये सेंट्रल ओबेसिटी है, जो कि आपकी बीमारी की सबसे बड़ी वजह है। आपका मोटापा, आपको शुगर, तो इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होनी है, आपको फैटी लिवर होना है, कोलेस्ट्रोल इसकी वजह से ख़राब होना है, और इसकी वजह से आपको बाकी चलना फिरना मुश्किल है, आपके जोड़ों पे, कमर पे तकलीफ़ आ रही है। तो ये सब आपके इस मोटापे की वजह से है, जो आपकी तोंद निकली हुई है। तो इसको भी ठीक करना है तो अपनी खुराक को, लाइफस्टाइल को ठीक करें, तो ये आपके पीछे जाना शुरू हो जाएगी। इसको अपनी औकात में रखेंगे तो ये आपको ठीक रखेगी, अदरवाइज ये आपको बीमारियों का घर बना लेगी और आपको औकात से बाहर भी कर देगी। फिर डॉक्टर के पास ले जाएगी और डॉक्टर फिर अपने इस्तेमाल करेगा। अच्छा सर, गैंग्रीन जो लोगों को हो जाती है, अक्सर हमने देखा कि सिगरेट की डब्बी के ऊपर गैंग्रीन की तस्वीर बनी होती है, तो लोग हमसे ये पूछते हैं डॉक्टर साहब इसका उसके साथ कनेक्शन क्या? बिल्कुल, इसमें यह है कि एक्चुअली लोग सिर्फ सिगरेट की डब्बी लिखा होता है, पी भी सबसे ज़्यादा वही रहे होते हैं। सिगरेट भी जो खून की शरेयानें हैं उनको तंग करती है, जिस डिजीज़ को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें सिगरेट की वजह से, वो स्मॉल वेसल डिजीज़ जिसे हम कहते हैं, कि आपकी खून की शरेयानें जो हैं वो नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं जब आप सिगरेट पीते हैं। तो सिगरेट की वजह से खून का बहाव कम होगा, आपके खून की शरेयानें आपकी तंग होंगी, तो आपकी बहाव कम होने की वजह से खून की सप्लाई कम हो जाएगी, तो आपके पाँव काले होना शुरू हो जाएंगे, और जिसमें आप एडवांस स्टेज में जाके फिर पाँव काटने की नौबत भी आती है।
स्मोकिंग वैसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाती है, जिसमें फेफड़ों के मसाइल हैं, आपकी शुगर को कंट्रोल करने में निकोटीन अफेक्ट करती है। तो इसमें पाँव कटने का मराहिल भी इसी की वजह से होते हैं। लेकिन लोग समझते हैं कि ये जस्ट कंपनी की मशहूरी के लिए शायद एक पाँव लगा दिया गया, वो दरअसल एक्चुअल में वो प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, फैटी लिवर का कोई कनेक्शन है शुगर के साथ? दोनों बहन भाई हैं। शुगर और फैटी लिवर दोनों बीमारी, इनके पीछे एक ही है, वो है इंसुलिन की रेजिस्टेंस, इंसुलिन की मुजामत। अगर आप शुगर जिस्म में डालेंगे, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि फैटी लिवर किसी को हो जाए, कहते हैं फैट बंद कर दें, फैट से फैटी लिवर। एक्चुअल प्रॉब्लम तो शुगर है। शुगर आप जितनी लेंगे उतनी आपकी इंसुलिन निकलेगी, जितनी इंसुलिन निकलेगी वो आपकी एक्सेस शुगर, जो ज़्यादा शुगर ब्लड में पड़ी है, उसको कन्वर्ट कर देगा आपका जिगर फैट में। वो फैट आपके जिगर पे जमा होगा तो फैटी लिवर आएगा आपको। और कुछ टाइम पहले जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन थी, जो आपके जिगर की दायमी बीमारी है, CLD कहते हैं, वो B और C थी। लेकिन अब B C आहिस्ता आहिस्ता काम होते जा रहे हैं और इस तरफ इसका रेशो बढ़ता जा रहा है। इसके रेशो बढ़ने के पीछे यानी कि जो आपके नेफल्ड है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, वो हमारी प्रोसेस फूड प्लस शुगर इनटेक उसने हमें फैटी लिवर की तरफ ले जा रही है। अगर आपका जिगर फेल हो जाएगा वक्त के साथ, तो पेट में पानी का पड़ जाना, जिसे साइटिस कहते हैं, काले पखाने, खून की उल्टियाँ, ये सब पेचीदगियाँ आ सकती हैं। फैटी लिवर को लोग ना रूटीन का हिस्सा समझते हैं। जब किसी के अल्ट्रासाउंड पे ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर लिखा जाता है ना, वो समझते हैं ये तो रूटीन का। डॉक्टर भी इवन इसको इग्नोर ही करते हैं। शुरू में ना पेशेंट को कोई अलामत आ रही होती है, ना उन्हें महसूस होती है कोई अलामत, जस्ट अल्ट्रासाउंड करा फैटी लिवर आ गया तो समझते हैं ठीक है जी फैट बंद कर दें सबसे पहले। वो शुगर और दबा के खाते हैं, थोड़े टाइम के बाद वो आपको एक ग्रेड 3 में और आगे जिगर सुकड़ना शुरू हो जाएगा, सिरोसिस होगी और खुदा न खास्ता आगे ये आपको लिवर कैंसर की तरफ ले जा सकती है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। शुगर और ये एक ही चीज़ है। ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं शक्कर, गुड़, शहद, चीनी चारों में से अगर लूँ तो क्या लूँ? वैसे तो शुगर के मरीज़ों के लिए चारों चीज़ें सही नहीं है। ठीक है। चारों एक ही चीज़ है, वाइट शुगर हो या ब्राउन शुगर हो, ठीक है। दोनों ने अंदर जाके काम सेम करना है। इवन आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी लेते हैं तो वो भी उसी तरीके से काम करेंगे। आपके ब्रेन को सिग्नल वो यही देंगे कि इंसुलिन निकालें। ये जो स्टीविया वगैरह या स्टीविया चलो ऑर्गेनिक है तो आप ले सकते हैं, लेकिन बाकी जितने भी हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं वो जाके प्रॉब्लम वही करते हैं। जहाँ शक्कर की बात है, हमारे यहाँ लोग चीनी की बजाय शक्कर डाल लेंगे, गुड़ डाल लेंगे, तो वो भी वही शुगर है जो आपकी वाइट शुगर है, जो चीनी की फॉर्म में आ रही है। लोग इसको समझते हैं कि शायद घर पे बन रहा है तो इसलिए ये साफ़ है, इसको इस्तेमाल कर लें। ये भी आपकी इंसुलिन की मुज़ामत उतनी बढ़ाएगी। इंसुलिन की मुज़ामत ही बेसिकली बीमारी की बेस है, बुनियाद है। अगर आप वो ठीक नहीं करते, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, फैटी लिवर, मोटापा, PCOS ख़वातीन में ये सब इसी के गिर्द घूमती हैं। वाइट शुगर आपको या ब्राउन शुगर आपको कैंसर की तरफ ले जा सकती है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से अब इस पर भी रिसर्चेज आ रही हैं कि शुगर बेसिकली कैंसर की वजह भी बन रही है। और कई पेशेंट में ये देखा गया कि जो लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करते हैं, वो कैंसर से भी उनकी आहिस्ता आहिस्ता उनकी रिवर्सल हो रही है या बेहतरी आ रही है। वो दरअसल हाँ हो गई तो फिर तो आपका ट्रीटमेंट तो चलेगा उसका, लेकिन हो सकता है उसकी भी आप आगे प्रिवेंशन कर सकें। तो शुगर दरअसल प्रॉब्लम की जड़ है, शुगर को रोकेंगे तो तभी बच सकते हैं आप। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल मौसम है सर्दी का और गन्ने का सीज़न भी शुरू है, तो क्या शुगर का मरीज़ गन्ना चूस सकता है? शुगर का मरीज़ गन्ना अगर जायके के लिए चूसना चाहता है कि दांतों की ताकत पता करने के लिए, फिर तो ठीक है, या थोड़ा सा रस ले लेता है। लेकिन शुगर उससे ज़ाहिर बात है ख़राब होगी। गन्ने के चाहे रस निकलवा के पिएँ या वैसे गन्ना, अब तो लोगों के दांत वैसे इतने कमज़ोर हो गए शुगर की वजह से, या वैसे ही तो गन्ना चूसना बड़ा मुश्किल काम है, तो शुगर उससे बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। बेहतर है अवॉइड करें, लेकिन अगर हाँ चस्के के लिए लेना है तो थोड़ा सा आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक। सर, शुगर का मरीज़ ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करे तो कब, कैसे और कितना? ड्राई फ्रूट अगर कोई अपने हस्बे इस्तात है, ख़ुद से इस्तेमाल कर सकता है तो बिल्कुल बहुत अच्छा मौसम है, सर्दियों गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो ये निकलना होगा कि गर्म और सर्द तासीर से कि ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल आप हर मौसम में कर सकते हैं, ना उसका गर्मी से कोई ताल्लुक़ है ना सर्दी से। उसका इस्तेमाल करें, हाँ मुनासिब मिकदार में करें। लाइक अगर आप एक मुट्ठी भर
इस्तेमाल कर लें। मूंगफली इजीली इस्तेमाल की जा सकती है, अगर आपको कोई एलर्जी वगैरह नहीं है, पीनट से एलर्जी नहीं है तो वो इस्तेमाल करें। बाकी नट्स में आप बादाम है, पिस्ता, अखरोट, काजू सब इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इस्तेताद के मुताबिक। प्लस एक मुट्ठी से ज़्यादा भी ना लें, ताकि किसी चीज़ की ज़्यादती करते हैं वो आपको तकलीफ़ देती है और परेशानी का सबब बनती है। सर थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त कम है और हमारे पास आखिरी 1 मिनट है। डॉक्टर कैसर फ़ारूक का पब्लिक के नाम क्या पैगाम? मेरा लोगों के लिए पैगाम ये है कि पाकिस्तान इस टाइम शुगर की एक सुनामी बन चुका है। शुगर हर तीसरे चौथे शख्स को डायबिटीज़ है। ये वो फिगर्स हैं जिनका डाटा हमारे पास मौजूद है। अगर हम आज टेस्टिंग करना शुरू कर दें तो ये शायद रेशो इससे भी बढ़ जाए। तो पैगाम यही है, सादा सा है, कि शुगर आपकी एक डाइटरी डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल की बीमारी है। अगर अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हैं तो आप शुगर की दवाइयों से भी बच सकते हैं, पेचीदगियों से भी बच सकते हैं और अस्पतालों को भी वीरान कर सकते हैं। शुक्रिया सर। नाजरीन, आपने देखा कि आज के हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के अंदर हमने ये बात की कि सर्दियों में शुगर को कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका क्या है, फिर इसके साथ साथ सर्दी की जो सौगात हैं उनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, वॉक आपने कैसे करनी है, फिज़िकल एक्टिविटी आपने कैसे रखनी है, अगर आप दवाइयाँ खाते हैं उन दवाइयों के आपकी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होते हैं, आपके पट्ठे, न्यूरोपैथी, जोड़ों के मसाइल क्यों होते हैं, इन सारे मौज़ूआत पर हमने बात की। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई मालूमात चाहिए हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं तो हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि आपकी राय और आपके कमेंट का एहतराम करते हुए नेक्स्ट प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं और आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के बेहतरीन फार्मूले लेके दोबारा हाज़िर होते हैं। मुझे डॉक्टर कैसर फ़ारूक और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जो आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।